यहाँ पर आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया गया हुआ है जिसकी टोटल लेंथ 5 मीटर है, ठीक है। और ए एंड इज फ्री एंड ई एंड इज फिक्स्ड, ठीक है। और देर इज ए यूडीएल ऑफ 4 किलोन्यूटन मीटर, 4 किलोन्यूटन पर मीटर। और एक एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है सी पॉइंट पे 9 किलोन्यूटन मीटर का, और पॉइंट लोड 6 किलोन्यूटन का लगा हुआ है पॉइंट डी पे, ठीक है। तो ये कैंटिलीवर बीम है और इसका हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, और बहुत तेज़ी से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ती है सपोर्ट पे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कैंटिलीवर बीम है वो फिक्स्ड है ई एंड पे, तो रिएक्शन कहाँ पे आने वाली है? रिएक्शन आपकी इस ई पे आने वाली है। रिएक्शन कैसी होगी? एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ आर ई, एंड देयर विल बी अ मोमेंट acting at point E, that moment will be ME। तो shear force bending moment डायग्राम बनाने के लिए हमें हमेशा रिएक्शंस कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट रिएक्शंस इन कैंटिलीवर बीम। वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट reactions at support in cantilever beam। यहाँ पर हमें ये सपोर्ट रिएक्शंस जो आर ई और एम ई है इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके कैलकुलेशन के बगैर हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको कन्वेंशन बताया है कि सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले मैं पॉइंट ए पे जाकर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। मैं पॉइंट ए पे जाके खड़ा होता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ अपने, तो वहाँ पे मुझे कोई भी फोर्स नहीं दिखता है, और ए पॉइंट पे भी कोई पॉइंट लोड नहीं लगा हुआ है, यानी कि शियर फोर्स एट पॉइंट ए विल बी 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे सेक्शंस देखने हैं। मुझे क्या देखने हैं? सेक्शंस देखने हैं। तो सेक्शंस यहाँ पर एक आपका सेक्शन दिख रहा है ए बी के बीच में। ए बी के बीच में यूडीएल है सिर्फ, तो यहाँ पर आप एक सेक्शन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एक सेक्शन है बी सी, यहाँ पर एक सेक्शन ले सकते हैं। फिर सी डी के बीच में एक सेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद डी ई के बीच में एक सेक्शन ले सकते हैं। तो हमें इस तरह से सेक्शंस लेने हैं और शियर फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन कहाँ लेने जा रहे हैं? ए बी के बीच में कोई भी सेक्शन ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं ए बी के बीच में। तो मैंने ये ए डिस्टेंस ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन ले लिया एक्स, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा। राइट हैंड साइड में कोई भी पार्ट मैं कंसिडर नहीं करूंगा, कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपका इतना पार्ट यूडीएल का, यानी एक्स पार्ट जो है, एक्स लेंथ तक जो पार्ट है यूडीएल का वही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि आई विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द यूडीएल। 4 किलोन्यूटन पर मीटर है, तो दिस विल बी 4x, क्योंकि ये x तक पूरा लेंथ तक फैला हुआ है आपका यूडीएल, ठीक है। और लगेगा कहाँ? x/2 और x/2 पे, ठीक है, यानी हाफ पे लगना है इसको। तो सिर्फ और सिर्फ 4x आपको लोड दिख रहा है। और साइन कन्वेंशन क्या होता है शियर फोर्स का, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर x के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, ऊपर पॉइंट करता हुआ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव, और राइट हैंड साइड में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शियर फोर्स फॉर सेक्शन एक्स इक्वल्स टू -4x। क्योंकि माइनस क्यों? क्योंकि इट इज डाउनवर्ड, एक्स लेफ्ट में हम देख रहे हैं, तो लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स इज निगेटिव, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है। एंड इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड इन सेक्शन ए बी। दिस इज वैलिड इन सेक्शन ए बी, ठीक है। ए और बी के बीच में वैलिड है।
तो ए पे तो हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया है 0, तो बी पे इस इक्वेशन की मदद से हम शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शेयर फोर्स एट बी विल बी द डिस्टेंस एक्स वी हैव टू टेक 2 मीटर, क्योंकि आपका जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर है, 2 मीटर पे है। तो 2 मीटर पे है तो -4 इंटू 2 रखने पे यहाँ पर आपका आ जाएगा -8 किलो न्यूटन। ठीक है, दिस इज द शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। तो अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमें लेना है वो होगा बी और सी के बीच में। तो नेक्स्ट सेक्शन हम बी और सी के बीच में लेते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट ए। अब हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड पोर्शन में देखेंगे और शेयर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड पोर्शन हमें देखना है। तो लेफ्ट हैंड पोर्शन में पूरा का पूरा यूडीएल आपका इस बार अंदर आ गया। पूरा का पूरा यूडीएल आपका कहाँ आ गया, अंदर आ गया। तो पूरा का पूरा जब यूडीएल अंदर आ गया तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मिड पॉइंट पे, यानी 2 मीटर तक फैला हुआ है, तो 2 मीटर के मिड पॉइंट पे यानी कि 8 किलो न्यूटन आपका लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस विल बी x-1 बिकॉज ये टोटल x है और हाफ पे लग रहा है 2 मीटर के, तो ये आपका 1 है। तो x-1 करने पे ये आपका ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी x1 से। तो डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है, वो बेंडिंग मोमेंट में है, लेकिन मैंने बता दिया फिर भी। तो 8 किलो न्यूटन फोर्स है। इसके अलावा x1 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर हम इक्वेशन लिखते हैं अपनी। एफ शेयर फोर्स एट x1 इज इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। ठीक है, 8 किलो न्यूटन कैसा, नेगेटिव 8 किलो न्यूटन। एंड दिस इज कांस्टेंट, यानी y इक्वल्स टू 8 आ गया है। इस तरीके से आपका इक्वेशन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, किस सेक्शन में बनने वाली है, बी सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में। ठीक है, बी एंड सी के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाली है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शेयर फोर्स एट सी, क्योंकि सी एक पॉइंट है तो एक बार देख लेते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट सी क्या है। ठीक है, सी पे जब हम खड़े हुए तो यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड मोमेंट डायरेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है हमें। तो मोमेंट का फोर्स से, शेयर फोर्स से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ मोमेंट, ये मोमेंट है, तो शेयर फोर्स में ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा। ये मोमेंट बेंडिंग मोमेंट के समय हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ कोई कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड फोर्स नहीं है। ठीक है, तो सी पॉइंट पे वही होगा जो आपने ऊपर शेयर फोर्स एट x1 कैलकुलेट किया था, यानी कि -8 किलो न्यूटन ही होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू -8 किलो न्यूटन ही होगी। कोई सडन जंप और कोई भी जंप नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सी डी। तो सी डी के बीच में भी अगर आप देखो तो सी डी से पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरा का पूरा वही सेम सिनेरियो है, 8 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, और उसके अलावा कोई भी पॉइंट लोड या कोई भी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, मोमेंट आ रहा है लेकिन मोमेंट को हमें कंसिडर नहीं करना शेयर फोर्स में। तो शेयर फोर्स जो सी डी के पोर्शन में है वो भी आपका कांस्टेंट होगा -8 किलो न्यूटन। वो भी आपका क्या कांस्टेंट होगा, 8 किलो न्यूटन, -8 किलो न्यूटन। ठीक है, वो भी खाली 8 किलो न्यूटन आएगा माइनस में, वो भी कांस्टेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाली है। तो x2 सेक्शन कहाँ तक वैलिड है, डी तक। लेकिन जैसे आप डी पॉइंट पे पहुंचेंगे, व्हेन यू रीच एट द पॉइंट डी, तो जैसे ही आप डी पॉइंट पे पहुंचेंगे, डी पॉइंट पे खड़े होंगे, अभी ये जो इक्वेशन थी वो हमने x2 के लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर की थी, यानी कि 8 किलो न्यूटन वाला फोर्स आ रहा था और मोमेंट आ रहा था, मोमेंट कंसिडर नहीं करना था हमें। तो जैसे ही हम डी पॉइंट पे पहुंचे, देयर वाज अ पॉइंट लोड प्रेजेंट एट पॉइंट डी। ठीक है, तो एकदम से शेयर फोर्स एट पॉइंट डी विल डिप, यानी कि पहले तो जस्ट उससे पहले -8 था, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में -6 लगने की वजह से -6 और आप इसमें माइनस कर देंगे, तो जिसकी वजह से -14 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। 8 था
8 से जस्ट वो डिप करेगा -6, यानी कि वो 14 हो जाएगा। ठीक है, मैंने हमेशा बताया कि जहाँ भी पॉइंट लोड आपका प्रेजेंट होगा वहाँ पर एक डिप होगा या जंप होगा आपके शियर फोर्स डायग्राम में। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए डिप आएगा, यहाँ पर -14 हो गया इसलिए। नेक्स्ट सेक्शन इज DE। अब DE के बीच में हम आ गए चलते चलते। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x2 और x2, और दिस x2 सेक्शन इज डिस्टेंस x फ्रॉम a। ठीक है, ये x डिस्टेंस पे है a से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द x2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर शियर फोर्स एट x2 शियर फोर्स एट x2। तो सबसे पहला फोर्स जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 8 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है, तो माइनस। उसके बाद आपका मोमेंट है, मोमेंट हमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद 6 किलोन्यूटन वाला फोर्स है आपका, 6 किलोन्यूटन वाला, उसको हमें क्या करना है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है तो उसको भी हमें -6 लिखना है। और उसके बाद इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है जो आपके x2 से लेफ्ट हैंड साइड में एक्ट कर रहा है, यानी कि शियर फोर्स इज 14 किलोन्यूटन कांस्टेंट। और ये जो x2 है वो आपका कहाँ तक वैलिड है, दिस इज वैलिड अप टू बिटवीन सेक्शन D एंड E। ठीक है, बिटवीन D एंड E, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी D से E में, लेकिन शियर फोर्स एट E अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या आएगा, क्योंकि E पे आपका -14 तो था ही था। ठीक है, प्लस आपका RE आ जाएगा, एंड दैट RE विल बी इक्वल टू 14, ये 14 के इक्वल होगा, और अल्टीमेटली शियर फोर्स एट पॉइंट E विल बी 0। तो अल्टीमेटली हम वापस पहुंच जाएंगे 0 पे। ठीक है, तो हमें रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी शियर फोर्स डायग्राम में। तो जल्दी से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम यहाँ बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले शियर फोर्स एट A इज 0, तो A पे तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ शियर फोर्स एट B आई हैव कैलकुलेटेड एज -8 किलोन्यूटन। ठीक है, तो -8 किलोन्यूटन मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो माइनस का मतलब लगभग मैं यहाँ पर -8 ले लेता हूँ। ठीक है, -8 आपका यहाँ पर मैंने ले लिया, और -8 लेने के बाद शियर फोर्स बिटवीन AB सेक्शन इज लाइन, AB सेक्शन के बीच में आपका लाइन है, तो एक पॉइंट 0 है, एक है -8, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक लाइन की मदद से इसको जोड़ दूंगा। तो ये आपकी एक लाइन बन गई AB सेक्शन के बीच में। हमेशा ध्यान रखिए जहाँ भी UDL होगा वहाँ शियर फोर्स लाइन होगा, और आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो निगेटिव पैराबोला होगा। अब शियर फोर्स एट B के बाद शियर फोर्स बिटवीन x1 इज कांस्टेंट -8 किलोन्यूटन। ठीक है, -8 किलोन्यूटन है, तो माइनस यहाँ तो हम -8 किलोन्यूटन तो पहुँच ही चुके थे, तो C पे भी -8 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बननी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे C तक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और C पे भी -8 था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर CD पोर्शन के अंदर भी, जो CD पोर्शन है देखिए C एंड D मोमेंट के आगे, C एंड D पोर्शन के अंदर भी -8 किलोन्यूटन है कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये हमने लाइन बना दी D तक। तो D पे अभी कितना था, लगभग -8 था, लेकिन D पॉइंट पे ही आपका क्या लगा हुआ है, 6 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड, जिसकी वजह से D पे सडन डिप आ रहा है, और डिप आने की वजह से -14 किलोन्यूटन पहुंच जा रहा है। तो आपको यहाँ से सडन डिप लगानी है -14 किलोन्यूटन तक की, और मैं -14 किलोन्यूटन तक आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -14, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -14। ठीक है, उसके बाद जब D तक मैं -14 पे पहुंच गया, नाउ शियर फोर्स बिटवीन x2 यानी कि DE के बीच में फिर से कांस्टेंट है -14 किलोन्यूटन, तो मैं फिर से यहाँ पर -14 किलोन्यूटन कांस्टेंट बना देता हूँ E तक। बनाने के बाद मुझे पता चला कि देयर वाज अ रिएक्शन एक्टिंग एट पॉइंट E। ठीक है, सपोर्ट की वजह से RE, एंड दैट रिएक्शन विल बी इक्वल टू 14, और अल्टीमेटली मुझे फाइनली E पॉइंट पे 0 पे पहुंच जाना है। तो मैं यहाँ पर 0 पे पहुंच गया, और ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, शियर फोर्स डायग्राम। दिस इज अवर शियर फोर्स डायग्राम। तो ये शियर फोर्स डायग्राम बन के हमारा तैयार हो गया।
अब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। जैसे जैसे स्टेप हमने फॉलो किया शियर फोर्स के लिए, सेम टू सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, बस हमें डिस्टेंस का ख्याल रखना है और कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है उस पॉइंट पे। ठीक है, जिस तरीके से हमने 6 किलो न्यूटन की वजह से जंप या डिप हो रहा है, उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कंसंट्रेटेड मोमेंट की वजह से जंप या डिप आएगा उस पॉइंट पे। x एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, x डिस्टेंस पे मैंने ले लिया। अब जितना यूडीएल का पार्ट आ रहा है उसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके x/2 के हाफ पे लगने वाला है, हमें पहले से पता है। और इंटेंसिटी 4 है तो 4x फोर्स हाफ पे लगेगा। ठीक है, तो हाफ पे लगा तो ये मैंने डिस्टेंस लिख लिया x/2। और लेफ्ट हैंड सेक्शन XX सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में और 4x के अलावा और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसका जो मोमेंट होगा वो होगा 4x इंटू x/2। और किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने पहले ही बताया कि लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो जो 4x इंटू x/2 मोमेंट है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको बेंडिंग मोमेंट, यानी कि AB सेक्शन में, AB सेक्शन की अगर हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट XX इक्वल्स टू माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, x इंटू x/2 इज द डिस्टेंस, यानी यहाँ से आ जाएगा -2x²। ठीक है, तो -2x²। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नेगेटिव पैराबोला, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो अब ये AB सेक्शन है, इसमें AB तो A पॉइंट का तो बेंडिंग मोमेंट मुझे पता है, तो मैं B पॉइंट का निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन की मदद से। और B पॉइंट का निकालने के लिए A से B 2 मीटर पे है, तो x इक्वल्स टू 2 मीटर रखूँगा, तो -2 इंटू 2², तो ये आ जाएगा आपका -8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट -8 किलो न्यूटन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बी और सी सेक्शन के बीच में पहुंचते हैं। बी और सी सेक्शन के बीच में मैंने एक सेक्शन लिया x1 एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, अब इस बार लेफ्ट हैंड पोर्शन जब हमने कंसिडर किया तो यूडीएल पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। तो यूडीएल पूरा का पूरा जब इसके अंदर आ गया तो कितने लेंथ तक है यूडीएल? 2 लेंथ तक है, और इंटेंसिटी उसकी 2 है, तो 4 2 या 8 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड हो गया। और डिस्टेंस देखेंगे अब हम इस फोर्स की, कहाँ से? x1 सेक्शन की। तो टोटल डिस्टेंस आपकी है कितनी? x, और ये है 1 मीटर क्योंकि हाफ पे लगता है आपका। तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी आपकी x-1। तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट, ये कौन सा सेक्शन है आपका? BC पोर्शन है, और इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट एट x1 मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे? फोर्स है आपका -8, क्योंकि माइनस क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, -8 इंटू डिस्टेंस इज x-1। ठीक है, और दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि BC पोर्शन में आपकी लाइन बनने वाली है। और BC पोर्शन में B पॉइंट का तो हमें कैलकुलेटेड है पहले से ही, तो मैं कौन से पॉइंट का निकाल लेता हूँ? C पॉइंट का, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C आपका आ जाएगा -8 इंटू C पॉइंट की जो डिस्टेंस है A से, दैट डिस्टेंस इज 2.5। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो आ जाएगा आपका -20 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद आप देख रहे हैं C पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट भी एक्ट कर रहा है। तो जब भी कंसंट्रेटेड मोमेंट ऐड करेगा तो हमें सतर्क हो जाना है, और हमें उसको दोबारा से C पॉइंट पे एक बार और निकालना है बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि अब C पॉइंट पे हमने अभी कंसिडर नहीं किया था उसको, बेंडिंग मोमेंट को, कंसंट्रेटेड वाले बेंडिंग मोमेंट को। ठीक है, तो दोबारा से हम ऐड करेंगे इसको या सब्सट्रैक्ट करेंगे, C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट दोबारा से निकालेंगे। C पॉइंट पे अभी हमने कैसे निकाला है? सिर्फ यूडीएल की मदद से बेंडिंग मोमेंट निकाला है। जब आप C पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे तो यू विल फील
दिस 9 किलो न्यूटन बेंडिंग मोमेंट ऑल्सो, और ये जो 9 किलो न्यूटन बेंडिंग मोमेंट है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी दोबारा से, -20 तो था ही आपका, +9 और हो जाएगा, यानी -11 किलो न्यूटन मीटर विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, 20 भी होगा और 20 से जंप लगाकर वो -11 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा से सेक्शन लेंगे बिटवीन सी एंड डी। अब हम आगे बढ़े सी पॉइंट से, तो सी और डी के बीच में हमने सेक्शन लिया x2 मान लेते हैं, और एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अब की बार फिर से यूडीएल आपका पूरा का पूरा उसमें आ गया लेफ्ट हैंड पोर्शन में, तो ये 8 किलो न्यूटन, और इसकी डिस्टेंस इस बार फिर से x-1 ही होगी। ठीक है, इसकी डिस्टेंस x-1 ही होगी, क्योंकि इधर आपका 1 है। ठीक है, इधर 1 है और टोटल डिस्टेंस x है, तो x-1 डिस्टेंस होगी 8 किलो न्यूटन की, और कंसंट्रेटेड मोमेंट भी आ गया। तो ये कौन सा पोर्शन है आपका, सी डी पोर्शन। तो सी डी पोर्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट एट x2 क्रॉस सेक्शन विल बी 8 इंटू x-1। ठीक है, और जो 9 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड मोमेंट है उसको भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो मोमेंट है और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। यहाँ से आपका कैलकुलेशन आ जाएगी, यहाँ से ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, x है, x का मतलब क्या है, ये दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, ये लाइन है आपकी। ठीक है, यहाँ यानी कि सी डी पोर्शन के बीच में आपका क्या बनने वाला है, लाइन बनने वाली है। ठीक है, तो अब सी डी में सी तो हम पता कर चुके हैं -20 -11, तो अब डी बच रहा है, तो डी निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट डी यूजिंग दिस इक्वेशन। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालने के लिए डी की डिस्टेंस x से कितनी है, 2.5 + 0.5 यानी 4, x = 4 रखना होगा हमें। तो -8 x = 4 रखेंगे +9, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -24 + 9, यानी यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा -15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज -15 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देख रहे होगे कि 6 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट डी, तो 6 किलो न्यूटन की वजह से कोई मोमेंट नहीं आने वाला है पॉइंट डी पे। ठीक है, तो हमें कंसिडर करने से कोई फायदा नहीं। शियर फोर्स होता तो जंप लगता तो हम कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पर नहीं कंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेक्शन लेते हैं हम अपना, किसके किसके बीच में, डी एंड ई के बीच में, डी एंड ई के बीच में। तो डी और ई के बीच में हमने सेक्शन लिया, मान लीजिए इसको x3 मैं बोलता हूँ। ठीक है, इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट ए, ये मैंने कंसिडर किया। तो नाउ आई विल सी ऑल द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेज एंड कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो मैं, ये कौन सा पोर्शन है बेटा, ये है डी ई। ठीक है, तो डी ई पोर्शन है, तो डी ई पोर्शन में मैं बेंडिंग मोमेंट x2 x3 का लिखने जा रहा हूँ। तो 8 इंटू डिस्टेंस ऑफ 8 फ्रॉम x3 तो x3 से इसकी डिस्टेंस वही होगी, क्यों, x-1 ही होगी, क्यों, क्योंकि 1 पीछे है और टोटल डिस्टेंस x है, तो यहाँ x-1 लिख देंगे। सेम इक्वेशन जो ऊपर लिखी वही रिपीट होगी, फिर +9 लिख देंगे, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड में +9 भी आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, कंसंट्रेटेड मोमेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 किलो न्यूटन फोर्स एक नया जुड़ रहा है, तो 6 किलो न्यूटन फोर्स का जो डिस्टेंस है x3 से, वो होगा, टोटल तो x है और 6 किलो न्यूटन से पहले है 2 + 0.5 यानी कि 4, तो यहाँ पर हो जाएगा x-4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x-4, और ये कैसी होगी, इसका रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट x3, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब -6 किलो न्यूटन इंटू x-4, और कोई फोर्स नहीं प्रेजेंट है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेंडिंग मोमेंट बिटवीन x3 यानी डी पोर्शन के बीच में। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डी का तो हमें पता है बेंडिंग मोमेंट -15, अब हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई निकाल सकते हैं यहाँ से।
तो ई निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस यानी ई पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है ए से। देखिए यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, डी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है आपकी x इक्वल्स टू 3, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 है, 2 + 0.5 + 0.5 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 आएगा। तो यहाँ हमने एक गलती कर दी है, x इक्वल्स टू 3 रखेंगे यहाँ पर, और x इक्वल्स टू 3 रखने पर हमारा जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए आपकी, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई कैलकुलेशन करते समय। तो 3 - 2 2 = 16 यानी कि -7 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, -7 किलो न्यूटन मीटर आएगी, ठीक है। यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ई पॉइंट जो है आपका 2 + 0.5 + 0.5 यानी 3 + 2 5 यानी x इक्वल्स टू 5 पे होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, -8 × 4 + 9 -6 × 5 - 4। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो आ जाएगा 8 × 4 = 32 + 9 -6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो +38 यानी कि यहाँ -29 आ जाएगा। हो सकता है मुझसे गलती कई बार हो जाती है, तो उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन तरीका यही है, कैलकुलेशन में हो सकता है गलती हो जाती है, ठीक है। तो -29 यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई इज 29 -29। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ई पॉइंट पे खड़ा हूँ तो एक रिएक्शन भी आ रहा था, मोमेंट का रिएक्शन आ रहा था एट पॉइंट ई। तो अगर मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन वो आ रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो इसका मतलब जो रिएक्शन थी इसकी वो आपकी +29 यानी आर ई जो है वो आपकी +29 रही होगी, जिसकी वजह से आपको 0 पे अंत में आना है, ठीक है। तो आर ई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी -29 यानी कि -29 है, आप वहाँ -29 तक पहुँचोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो रिएक्शन है उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो रिएक्शन की वैल्यू +29 है इसका मतलब, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई जस्ट बिफोर पॉइंट ई इज -29 एंड एट पॉइंट ई इज 0, ठीक है, ड्यू टू रिएक्शन एम ई। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी इज अ पैराबोला, ये हमने देख लिया यहाँ इक्वेशन से। तो पैराबोला होगा ए से बी के बीच में, लेकिन बी पे क्या बेंडिंग मोमेंट है -8। तो मैं -8 पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, -8, ठीक है, मैंने -8 यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, -8 किलो न्यूटन, ठीक है। -8 ड्रॉ करने के बाद इन दोनों के बीच में मुझे निगेटिव पैराबोला बनाना है। तो आई विल ड्रॉ निगेटिव पैराबोला लाइक दिस, ठीक है, नेगेटिव पैराबोला बन गया आपका। अब बेंडिंग मोमेंट बिटवीन पॉइंट बी एंड सी यानी सेक्शन बी और सी के बीच में लाइन है, यहाँ इक्वेशन से हमें पता चल चुका है बी और सी के बीच में लाइन है। और सी पॉइंट पे जो पहला हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है दैट इज -20। तो -20 पे मैं यहाँ पर मार्क लगा लेता हूँ सबसे पहले -20 पे, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि लाइन है इन दोनों के बीच में, तो मैंने लाइन से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट सी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट होने की वजह से आपका -11 हो जा रहा था, ठीक है। तो अब मैं जस्ट इसके ऊपर -11 यहाँ से जंप लगाकर -11 पहुँचूँगा, ठीक है, -11 पहुँच गया। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -11 पहुँचने के बाद अब सी डी सेक्शन देखते हैं। सी डी सेक्शन के बीच में भी आपने इक्वेशन की मदद से लाइन निकाली हुई थी, तो लाइन है सी डी पोर्शन के बीच में, लेकिन डी पॉइंट पे क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट, वो है -7। तो -7 पे मैं मार्क लगा लेता हूँ। तो -7 यानी कि यहाँ पे लगभग आपका -7 आएगा। तो इन दोनों को भी हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि लाइन है सी डी पोर्शन के बीच में, तो लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, -7 तक। उसके बाद डी पोर्शन के बीच में भी आपका जो इक्वेशन था वो भी आपकी क्या थी, इक्वेशन लाइन थी,
ठीक है, यहाँ पर भी लाइन थी क्योंकि एक्स का टर्म आ रहा है, तो ये भी लाइन है। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई इज़ -29, तो -29 होने की वजह से मुझे मार्क करना होगा -29 पहले, सबसे पहले। तो -29 लगभग आपका यहाँ आएगा, और -29 मार्क करने के बाद मुझे लाइन से ज्वाइन करना है डी और ई को। तो मैं डी और ई को लाइन से ज्वाइन करूँगा, डी को और ई को लाइन से ज्वाइन करने के बाद अब मुझे बेंडिंग मोमेंट अंत में ज़ीरो भी करना है। तो मैं इसको फिर वापस जंप लगाकर रिएक्शन की वजह से, एमी रिएक्शन की वजह से वापस ये डी ई पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके तैयार हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी यूडीएल होगा वहाँ पर शियर फोर्स लाइन होगी, और आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो निगेटिव पैराबोला होगा। ठीक है, जहाँ पर भी खाली होगा वहाँ आपका शियर फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और आपकी जो बेंडिंग मोमेंट है वो इंक्लाइन लाइन होगी। यहाँ पर भी आपका, और यहाँ पे जहाँ पर आपका मोमेंट होगा कंसंट्रेटेड मोमेंट, वहाँ पर जंप लगेगा। कहाँ पर? इस जगह आपके उस पॉइंट पे जहाँ पर कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा वहाँ पर जंप लगेगा आपका बेंडिंग मोमेंट में, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होगा। कहाँ पर? शियर फोर्स में कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड था वहाँ पर आपका जंप लगा, किसमें? शियर फोर्स में, लेकिन यहाँ कुछ कोई जंप नहीं लगा। जहाँ आपका खाली है वहाँ आपका हॉरिजॉन्टल है शियर फोर्स, और आपका बेंडिंग मोमेंट लाइन है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको कैंटिलीवर बीम में रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। आप एंड से चलिए, फ्री एंड से चलिए, और अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा।